हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, सुप्रभात। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो आपकी सीरीज चलनी है विजन की, क्विक रिवीजन मॉड्यूल का, जो है संवैधानिक संस्थाएं। ठीक है, संवैधानिक संस्थाएं, इसका पार्ट 1 देखेंगे। 5 से 10 मिनट लगेगा मैक्सिमम। ठीक है, रिवीजन सीरीज है तो 5 से 10 मिनट मैक्सिमम। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, जो कि संवैधानिक संस्था है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 में 323 में तक किया गया है। ठीक है, फिर फाइनेंस कमीशन अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का, फिर भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसका अनुच्छेद 148 में उल्लेख है। चलो ठीक है, राज्य वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद 279A में, यह आपका होमवर्क है कि जीएसटी परिषद कब आया, यह आप देख के बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, अब बात करते हैं हम पहला संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का। तो एक साथ ही इसका डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जहाँ राष्ट्रपति होगा वहाँ राज्यपाल, और कुछ चीज़ें ही चेंज होंगी, बाकी लगभग सेम रहती है। ठीक, तो एक नज़र देख लेते हैं। यह भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी और योग्यता प्रणाली का प्रहरी है, और यही काम राज्य लोक सेवा आयोग राज्य में करता है। ठीक, नियुक्ति इसमें नियुक्ति राष्ट्रपति करता है संघ लोक सेवा आयोग में, वहीं राज्य लोक सेवा आयोग में राज्यपाल करता है। संरचना की बात कर लें तो इसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। आमतौर पर जनरली जो है 9 सदस्य अध्यक्ष सहित होते हैं। संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है, यह जो है राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। यही काम राज्य लोक सेवा आयोग में किया गया है। एक अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इसमें उनकी सदस्यों की संख्या जो है वो निर्धारित नहीं है, वो राज्यपाल के ऊपर छोड़ दी गई है। ठीक है, यही काम सेम है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप। ठीक है, अब बात करेंगे योग्यता की कोई योग्यता निर्धारित नहीं, केवल कम से कम आधे सदस्य केंद्र अथवा राज्य सरकारों के अधीन 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हों, और वही यूपीएससी के समान ही एसपीएससी में भी। ठीक है, सेवा शर्तें क्या है? ये इनकी सेवा शर्तें जो है राष्ट्रपति निर्धारित करेगा संघ वाले में, राज्य वाले में राज्यपाल करेगा। कार्यकाल क्या होता है? अधिकतम 65 वर्ष या 6 वर्ष, जो भी पहले हो तो 6 और 65 वर्ष। लेकिन आयु में देख लीजिए, यहाँ 6 वर्ष तो है, लेकिन जो आयु सीमा है, कार्यकाल तो 6 वर्ष का है, लेकिन आयु जो है वो 62 साल है। वहाँ 65 है, यहाँ 62 है। वेतन भत्ता और पेंशन भारत की संचित निधि पर राज्य लोक सेवा आयोगों का समस्त व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, पुनर्नियुक्ति के लिए देखिए, यूपीएससी का अध्यक्ष जो है वह पात्र नहीं है, यह याद रखिए, यह तो पात्र नहीं है, अध्यक्ष जो है वो पात्र नहीं है। लेकिन यूपीएससी के सदस्य केवल यूपीएससी और एसपीएससी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए पात्र, मतलब ये किसी स्टेट में या फिर यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त हो सकते हैं। एसपीएससी के अध्यक्ष केवल यूपीएससी और अन्य एसपीएससी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो सकते हैं। मतलब जो स्टेट वाला है, राज्य वाला है, उसका जो अध्यक्ष है वह राज्य संघ लोक सेवा आयोग या अन्य में अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है। फिर देखिए, एसपीएससी के सदस्य केवल एसपीएससी के अध्यक्ष और यूपीएससी के सदस्य तथा अध्यक्ष पद पर नियुक्त के पात्र हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी एसपीएससी के सदस्य अध्यक्ष को पद से हटाना कौन हटाता है? राष्ट्रपति द्वारा, दोनों को। ठीक है, दोनों को संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित तरीके या आधारों पर। पहला, यदि उसे दिवालिया घोषित किया जाता है, या यदि वह लाभ के किसी अन्य पद पर आसीन हो, या यदि वह मानसिक और शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो। फिर ध्यान आ जाइए, कदाचार के आधार पर। कदाचार क्या है? इस मामले में राष्ट्रपति द्वारा मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। नोट देख लीजिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ यह बहुत ज़रूरी है, आप नोट कर लेंगे कहीं कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, न कि राज्यपाल। नियुक्ति तो राज्यपाल करता है राज्यपालों का। ठीक, चलिए, भूमिका और उत्तरदायी। यूपीएससी प्लस एसपीएससी के भर्ती में यूपीएससी सभी अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं में, जबकि एसपीएससी राज्य में। फिर सलाहकारी कार्य, केंद्र और राज्य सरकारों को पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों में सलाह देते हैं। अगर संयुक्त भर्ती करनी हो, जैसे 2 स्टेट की, तो क्या होगा? तो यूपीएससी राज्यों को, ये 2 या 2 से अधिक राज्य अनुरोध करें तो किसी सेवा के लिए संयुक्त भर्तियों हेतु संरचनात्मक एवं परिचालनात्मक कार्यों में सहायता करता है। वार्षिक रिपोर्ट, राष्ट्रपति और संबंधित राज्यों के राज्यपाल वार्षिक रिपोर्ट क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत
करते हैं। याद रखिए ये बात भी। एसपीएससी और यूपीएससी के क्षेत्राधिकार का विस्तार कौन कर सकता है? तो संसद और राज्य की विधायिका। संघ लोक सेवा का संसद करेगी, राज्य का राज्य विधायिका करेगी। ठीक है, अब यह यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, सब कुछ हो गया। यूपीएससी और एसपीएससी के अध्यक्षों की नियुक्ति, कार्यकाल क्या होता है, ये सारी चीज़ें, और उनको पद से कैसे हटाया जाता है, ये सारी चीज़ें, और भूमिका उत्तरदायित्व। अब बात करेंगे हम वित्त आयोग की। अब बात होगी हमारी वित्त आयोग की। वित्त आयोग क्या है? 280 में है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार इससे पहले भी गठित किया जा सकता है। अगर लिखा हो, यदि स्टेटमेंट में लिखा हो केवल 5 वर्ष में, तो गलत हो जाएगा। याद रखिए, ऐसा नहीं है। 5 वर्षों में 5वें वर्ष तो गठित करना होता है, लेकिन उससे पूर्व भी अगर राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं अभी इसकी आवश्यकता है, ठीक है, और वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, तो वो उससे पूर्व भी गठित कर सकते हैं। अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये बात याद रखिए कि 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पात्रता क्या होती है? संविधान में संसद को पात्रता निर्धारित करने का आयोग को दिया गया अधिकार। मतलब अगर इनकी योग्यता की बात करें तो कौन निर्धारित करेगा? संसद ठीक है, संसद। तदनुसार संसद ने वित्त आयोग अधिनियम 1951 को अधिनियमित किया और इसमें उसकी पात्रता का उल्लेख किया। क्या है पात्रता? पहला, अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों में अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, मतलब किसी सार्वजनिक क्षेत्र का अनुभव उसके पास होना अनिवार्य है। अन्य 4 सदस्यों को निम्न में से चुना जाएगा। पहला, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए पात्र व्यक्ति। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार के वित्त और लेखा मामलों का विशेष ज्ञान हो। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे वित्तीय मामलों के प्रशासन का व्यापक अनुभव हो। ऐसा व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। 4 सदस्य, चारों का अलग अलग देख लीजिए। कार्यकाल, ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के लिए पद धारण करते हैं। ये बात याद रखिए, इनका कोई निर्धारित कार्यकाल नहीं है। अगर कह दिया जाए वित्त आयोग का कोई निर्धारित कार्यकाल, तो जी नहीं, वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। पुनर्नियुक्ति, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। कार्य क्या होता है इनका? वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किए जाने वाले करों के शुद्ध आगमों के वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के बारे में सिफारिश करता है। ठीक है। दूसरा, केंद्र द्वारा भारत की संचित निधि में से राज्यों को राजस्व में सहायता अनुदान किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? केंद्र और राज्यों को तो 275 के द्वारा को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने हेतु आवश्यक उपायों के बारे में। चौथा, वित्तीय सुधारों के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे गए अन्य मामलों के बारे में। चलिए नेक्स्ट, अन्य क्या है इनके देख लेते हैं। अन्य क्या? आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और वह इसे दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। मतलब जो वित्त आयोग है वो अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? संसद को या राष्ट्रपति को? तो राष्ट्रपति को। ठीक है। वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों और उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण ज्ञापन को भी रखवाता है। नोट देखते हैं क्या है। वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की हैं, यह बाध्यकारी नहीं होती है संसद पे, इसलिए सरकार इन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। हालांकि परंपरा के अनुसार सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग, अनुच्छेद 148 में दिया गया है कैग का उल्लेख। ठीक है। अनुच्छेद में संविधान में कैग के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रित अधिपत्र द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, कार्य, वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख। फिर सार्वजनिक वित्त का संरक्षक, वह भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के संरक्षकों में से एक है। अच्छा, अन्य कौन है? उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये 3 हैं और उसमें से एक ये भी है। ठीक। कार्यकाल क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए भारत नियंत्रक महालेखा का, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और इनका लगभग सेम ही है ना, पद से हटाना भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया के आधार पर। ठीक है। प्रक्रिया क्या होती है? राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर उसे पद से हटाया जा सकता है। आधार क्या होगा? साबित कदाचार या अक्षमता। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता, हालांकि उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये जरूर याद रखेंगे, क्योंकि वो राष्ट्रपति जैसे क्या होता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब होता है जैसे राष्ट्रपति सीधा हटा दे, कोई मतलब नहीं है। संसद या जैसे राज्यपाल वगैरह का है, ठीक है, तो प्रसाद पर्यंत नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे
महाभियोग की प्रक्रिया एक प्रकार से मान लीजिए, जैसे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उस तरह से हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सेवा शर्तों की। सेवा शर्तें क्या हैं? सेवा शर्तें क्या हैं? ये सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। पुनर्नियुक्ति व सेवा समाप्ति के बाद केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अधीन आगे किसी भी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होते। अभी तक हमने 3 पढ़ा, जिसमें से वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग को जो है पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। लेकिन इसके पहले जो पढ़ा तो हमने, तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो तो पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है, लेकिन उससे नीचे वाले अपने से उच्च पदों के लिए, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अध्यक्ष बन सकता है संघ लोक सेवा आयोग का, वहीं राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष वो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है, लेकिन और किसी पद पर नहीं। उसी तरह राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य जो है वह अन्य राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है। ठीक, अपने से उच्च पदों पर वो नियुक्त होते हैं, बाकी नहीं। ठीक है, कैग और उसके कार्यकाल में सेवारत व्यक्तियों वेतन भत्ते पेंशन सहित संपूर्ण व्यय किस पे भारित होता है? भारत की संचित निधि पर भारित होता है, भारत की संचित निधि पर। संविधान द्वारा संसद को इसके कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। संसद द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 अधिनियमित किया गया। इसमें क्या है? पहला, लेखा परीक्षक केंद्र राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक खातों से सभी व्यय संबंधी लेखों की लेखा परीक्षा करना, केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करना, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुरोध किए जाने पर किसी भी प्राधिकरण के खातों की लेखा परीक्षा करना, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा फिर निम्नलिखित की प्राप्ति और व्यय की लेखा परीक्षा भी करना, जैसे केंद्र या राज्य के राजस्व से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित सभी निकाय और प्राधिकरण की। दूसरा, सरकारी कंपनियों की। तीसरा, अन्य निगमों और निकायों की, जब संबंधित कानूनों के तहत ऐसा करना आवश्यक हो। दूसरा, वह राष्ट्रपति को सलाह देता है कि लेखा को किस प्रारूप में रखा जाएगा। और तीसरा, वह किसी भी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण व प्रमाणन करता है और उसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है। चौथा, राज्य सरकार की लेखा का संकलन और रख रखाव भी करता है। पांचवा, वह लोक लेखा समिति के मित्र, मार्गदर्शक और सलाहकार के रूप में कार्य करता है। छठा, कैग राष्ट्रपति की 3 लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। पहला क्या करता है? विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा, ये स्टेटमेंट में आ सकता है कि कौन कौन सा। ठीक, दूसरा, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा और सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। इसी तरह कैग द्वारा राज्य की लेखाओं पर अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, जो उन्हें राज्य विधायिका के समक्ष रखवाता है। ये बात याद रखेंगे, करता तो यही है, लेकिन प्रस्तुत किसके समक्ष करता है तो ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए सेवा शर्त सीमाएं देख लें। व्यवहार में कैग केवल एक महालेखा परीक्षा की भूमिका निभा रहा है, न कि नियंत्रक की। इसकी प्रकृति सिर्फ सिफारिश करने वाली निकाय की है। फिर जब कैग विभिन्न विभागों से जानकारी मांगता है तो विभागों द्वारा जानकारी प्रदान करने में काफ़ी देरी की जाती है, और ऐसी स्थिति में कैग के पास अपने आदेश को लागू करवाने का कोई तंत्र नहीं है। कैग अधिनियम में अस्पष्टता की कमी के कारण कैग लेखा परीक्षा के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इसके पास गोपनीय कार्यों से संबंधित व्यय के संबंध में कोई शक्ति नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं जीएसटी परिषद की। लास्ट 3 टॉपिक था, जिसमें 2 हो गए, जीएसटी परिषद बचाया था। अब ठीक है, व्यापक विचार विमर्श की प्रक्रिया द्वारा वस्तु एवं सेवा कर संरचना को विकसित करना, ऐसी संरचना को सूचना और प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित और उपयोगकर्ता के अनुकूल हो। ठीक है, उद्देश्य क्या है जीएसटी परिषद का? जीएसटी परिषद की कार्यप्रणाली सहकारी संघवाद के उच्चतम मानकों को स्थापित करना है। यह जीएसटी से संबंधित सभी बड़े निर्णय लेने की शक्तियों के साथ स्थापित पहली संवैधानिक संघीय संस्था है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 279A में है। इसका गठन जीएसटी अधिनियम लागू होने के 60 दिनों के बाद, याद रखेंगे अगर ये पूछा जाए, कभी पूछा नहीं गया, अभी स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए कितने दिनों बाद, तो 60 दिनों बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया गया है। यह संघ और राज्य सरकारों की जीएसटी से संबंधित सभी मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए बना एक संवैधानिक निकाय है। संरचना, इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होता है। सदस्य कौन होता है? केंद्रीय राजस्व या वित्त राज्य मंत्री उपाध्यक्ष के रूप में होते हैं। राज्य के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। गणपूर्ति, माल और सेवा कर परिषद में जो गणपूर्ति है उसमें कुल संख्या का कम से कम आधे लोगों का होना अनिवार्य है। ठीक है, तब गणपूर्ति माना जाएगा। ठीक है, तभी आगे कुछ विचार विमर्श होगा। अब बात कर लेते हैं निर्णय प्रक्रिया की। इसकी
परिषद द्वारा लिए जाने वाले प्रत्येक निर्णय के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों का कम से कम 3/4 मतलब 3/4 जब तक नहीं होगा तब तक नहीं। ठीक, केंद्र सरकार डाले गए कुल मतों का 1/3, केंद्र सरकार को 1/3, ठीक है। संयुक्त रूप से सभी राज्य सरकारों द्वारा डाले गए कुल मतों का 2/3, इनके द्वारा 2/3, ठीक है। चलिए, जीएसटी परिषद संघ और राज्यों को निम्नलिखित के संबंध में सिफारिशें करती है। पहला, संघ, राज्यों और स्थानीय निकाय द्वारा लगाए गए कर, उपकर, अधिभार के बारे में सिफारिश करना जिन्हें जीएसटी में शामिल किया जा सकता है। दूसरा, वे वस्तुएं तथा सेवाएं जिन पर वस्तु एवं सेवा कर लगाया जा सकता है या इससे छूट प्रदान की जा सकती है। ठीक। तीसरा, मॉडल जीएसटी कानून करारोपण का सिद्धांत अनुच्छेद 269 के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति पर लगाए गए जीएसटी के विभाजन तथा आपूर्ति के स्थान को शासित करने वाले सिद्धांत के बारे में सिफारिश करना। वार्षिक कारोबार टर्नओवर की ऊपरी सीमा के बारे में जिसके नीचे वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी से छूट प्रदान की जा सकती है। जीएसटी कर समूह के साथ ऐसी दरों की सिफारिश करना जिसमें न्यूनतम दरें भी शामिल हैं। किसी प्राकृतिक आपदा की अवधि के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए किसी विशेष अवधि के लिए कोई विशेष दर या दरों के बारे में भी सिफारिश करना। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम आदि जैसे कुछ राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान करना। जीएसटी से संबंधित किसी अन्य मामले के बारे में सिफारिश करना जिस पर परिषद निर्णय ले सकती है। नेक्स्ट, जीएसटी परिषद द्वारा कच्चे पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल पर जीएसटी लगाने की तारीख की सिफारिश की जाएगी। ठीक है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक पार्ट और आएगा, वो भी देख लेंगे तो आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर करते चलिए जिससे और लोग जुड़ सके। चलिए फिर